नमस्ते शिक्षार्थी। अगर आप सेट नंबर 5 देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आज फिर से आप वहीं पे आए हैं, यानी कि आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, यानी हमारे इस ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आए हैं। यानी ये हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम बिहार एसएससी बिहार, हाँ बिल्कुल, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार जो है आपको मेंस के लिए, पीटी के लिए मद्य निषेध, बिहार पुलिस, इन सब चीज़ों का तैयारी करवाते। लेकिन अगर आप यहाँ पर आज सेट नंबर 5 देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये सेट नंबर 5 बिहार दरोगा मेंस के लिए है, यानी उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी हाल ही में पीटी क्वालिफाई किया, यानी उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी 19 अप्रैल को मेंस को देने जा रहे हैं, उनके लिए है। तो ऐसे बच्चों का स्वागत है और ऐसे बच्चों के कंटेंट, ऐसे बच्चों की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हमारा ये पूरा प्रयास है, ऊंची उड़ान का पूरा प्रयास है कि आपकी रिजल्ट कैसे बेहतर हो, कितना अच्छा आप स्कोर कर सके, इसी उम्मीद, इसी भरोसे के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए, बिना किसी समय गवाए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं और डायरेक्ट कहानी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, ऊंची उड़ान वादा सफलता के इस प्रोग्राम में हम आपको लेके चलते हैं एक अलग दुनिया में, एक अलग महफिल में, जहां पे हम आपसे बात करेंगे डायरेक्ट स्टैंडर्ड लेवल का सवाल। पहला, भारत के संविधान के अनुच्छेद, क्वेश्चन जरा गौर करेंगे, अनुच्छेद में जो है वह 15 में शामिल है, यानी 15 किस में शामिल है? 15 में शामिल है। रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। नहीं, ये 15 का बात नहीं करता है, आपको पता होगा ये 16 का बात करता है। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव निषेध है, बिल्कुल सही बात है, ये बात करता है 15। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार बात करता है 29 और 30, और वहीं वाक और अभिव्यक्ति बात करता है आपका 19। तो कहने का मतलब कि ये जो बात टोटल किया, ये टोटल आपको बात किया मौलिक अधिकार का, यानी वो अधिकार या जिसको मूल अधिकार या जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं, जो जन्म के साथ एक भारतीयों को मिल जाता है, विदेशियों को भी मिल जाता है कई ना अधिकार, वो हमारा भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जिक्र किया गया है। उसी में आपको 15 कह रहा था, तो 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थी, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के अनुसार 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा 129 के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सा कथन सही है? तो पहला, ये सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति की सलाहकारी राय देने का प्रावधान करता है। चलिए ठीक है, ये भी 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय बनाने का प्रावधान करता है। चलिए ये भी 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान कराता है। ये अभिलेख होने का जो प्रावधान कराता है ना, यही जो है आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। बाकी सबको आप हटा देंगे, अगर आप बाकी सबको आप हटा दें 1 सेकेंड के लिए, तो आपका आंसर जो मिलने वाला है 129 का, जो आपको आंसर जाने वाला है वो 101 सेकेंड, ये जो 129 का जो आपको आंसर जाने वाला है वो यही जाने वाला है। ठीक है, चलिए तो सर ऊपर वाला का क्या कह रहा है, मतलब तो आइए ऊपर वाला बात कर लेते हैं। यानी अगर हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय, मतलब राष्ट्रपति को सलाहकारी एज ए सलाह के तौर पे ये अधिकार दिया जा सकता है। तो सलाहकारी बात जो करता है ना, वो 143 बात करता है। 143 कहता है कि ये राष्ट्रपति का सलाहकारी के तौर पर काम करेगा। वहीं अगर मूल क्षेत्राधिकार का बात करना हो या फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार का बात करना हो तो ये अलग हो जाएगा। यानी अगर बात देखिए यहाँ पर है ना, अपील का भी अधिकार है। अपील का अधिकार का बात करेंगे तो 132 से लेकर के 136 तक का ये बात कर देता है। वहीं आर्टिकल 129 कहता है कि अभिलेख न्यायालय होगा, यानी इसके रूप में सभी साक्ष्य, अवमानना, दंड, ये सारे चीजों का प्रावधान जो है इसमें किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभिकथन ए है जिसमें धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यह बात तो सही है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक की अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं होती, सही में कोई शक्ति नहीं होती है, क्योंकि अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ कौन ला सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ला सकता है। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, तो उसे 14 दिन के लिए क्या कर सकता है, स्टे लगा सकता है। तो इसमें से आपका जो है ए भी सही है और आपका बी भी, मतलब आर भी सही है। यानी दोनों को अगर आंसर को हम मिला लें तो मेरा आंसर ये कहता है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, बिल्कुल है ना, संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में वह कौन सा विषय है जिसमें संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन। देखिए संशोधन पता होगा आपको तीन तरह का होता है, एक साधारण सा संशोधन होता है जो नॉर्मल सा बात करता है, एक होता है जिसमें आपको राज्य का आधा बहुमत चाहिए, साथ ही साथ राज्य के बहुमत के साथ साथ जो है आपको 2/3 बहुमत भी चाहिए, तो ये भी होता है। तो इसमें से कौन सा है वो तभी संशोधन संभव होगा। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव का अगर बात करेंगे, राष्ट्रपति के अगर चुनाव का बात करेंगे तो बात तो सही है कि इसमें आपको संवैधानिक संशोधन है तो आधे से अधिक राज्य चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें केंद्र राज्य दोनों भाग लेता है, तो बात तो सही है। फिर संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी कहीं ना कहीं आपको आधे का बात करता है। 7वीं अनुसूची को किसी अन्य सूची में डालने के लिए, 7वीं अनुसूची को किसी अन्य सूची में डालने के लिए भी ये प्रावधान, चलिए 1 मिनट के लिए मान सकते हैं। राज्य विधान परिषद को समाप्ति हेतु नहीं, राज्य विधान परिषद को समाप्ति हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा डी नंबर। आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए जान लेते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं जानते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है भारत में अनुच्छेद 54-55 में इस बात को मेंशन किया गया कि इनका चुनाव कैसे होगा, चुनाव में कौन भाग लेंगे, तो इसका बात यहाँ पे कर देता है। वहीं अगर संसद में राज्यसभा के प्रतिनिधि का बात करेंगे तो राज्यसभा के प्रतिनिधि का बात 4थी अनुसूची में डाला गया है ना, कि केंद्र राज्य के बीच में कैसे इसके बारे में किया जाएगा। फिर 7वीं अनुसूची में इसके बारे में मेंशन किया गया है, तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि चौथा आंसर इसका नहीं होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, यानी जो एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको क्या क्या प्राप्त है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष का प्रावधान में 100 जो है, अनुच्छेद 100 कहता है कि अगर कहीं भी कोई भी लोकसभा में डेडलॉक हो गया, यानी वैसी स्थिति हो गई जहां पर बहुमत पूरी तरह से या फिर एक तरह से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में लोकसभा के अध्यक्ष के पास अधिकार है कि वो वोटिंग कर सकता है। तो ऐसे में लोकसभा जब केवल समान मत होने की स्थिति में होगा तो मतदान करने का अधिकार, बिल्कुल सही बात है, सदस्य के अन्य सदस्यों की भांति मतदान करने का अधिकार नहीं है। 2 मताधिकार समान अवधि में नहीं है मतदान का अधिकार, ऐसा नहीं कि मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन इसमें से जो मेन है वो ये है कि, है ना, मतदान का अधिकार कब है, जब वो डेडलॉक स्थिति होगा, तब नॉर्मल तौर पे मतदान ये नहीं करते, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध ये करना है, एक तरफ आपको सूची 1 दिया है और एक तरफ आपको सूची 2 दिया है, आपको बताना है। तो सबसे पहला बात क्या कर लेते हैं, सबसे पहला बात तीसरी अनुसूची, 1 मिनट, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, सॉरी तीसरी है, 8वीं है, 12वीं है और 10वीं है, आपको इसके बारे में बात कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरी अनुसूची में क्या करता है, तीसरी अनुसूची में शपथ का बात करता है, मंत्री का या फिर न्यायाधीश के, इन सब का शपथ का बात लिखा गया किसमें, अनुसूची 3 में। फिर उसके बाद बात करता है 8वीं अनुसूची में क्या है भैया, तो 8वीं अनुसूची में आपका बात क्या करेगा, तो 8वीं अनुसूची में बात करेगा कि भाषाएं, जो हमारी 22 भाषाएं हैं उसका बात करता है 8वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या बात करता है, तो दल बदल विरोधी कानून जो बना था, 52वां संविधान संशोधन आपको पता होगा 1985 में जो बना था, है ना, दल बदल विरोधी को लेकर के, वो आपको यहां से आ जाएगा। 12वीं अनुसूची में क्या बच गया, तो भैया नगर पालिका को ऐड किया गया था, याद करिए 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसके बारे में जिक्र किया गया था, और 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह जिक्र किया गया था पंचायती राज्य के बारे में। तो इस हिसाब से जो है आपका आंसर जो है वो सही और करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत जो है वह प्रसाद पर्यंत मतलब पद को धारण करते हैं। जो राज्य में मंत्री होते हैं उनको पता होगा कि राज्यपाल लाता है, लेकिन वह मुख्यमंत्री की सलाह पर उन्हें लाया जाता है। तो उप मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी एक अनुच्छेद है, आप याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, 164 का ए कहता है कि राज्यपाल द्वारा संविधान में यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि मंत्री जो होंगे वो राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत पद जो है वो धारण करेंगे, यानी वो उनको शपथ दिलवाएंगे, उनके पद पर उनको बैठाने का काम करेंगे। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा डी। डी है ना, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख किया गया है। 3 शब्द आया है, मौलिक अधिकार की संप्रभुता, मौलिक संविधान की एकता और इसकी अखंडता का उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 51 का बी, या अनुच्छेद 51 का सी, या अनुच्छेद 51 का
ए का सी, ए का ई, ए का बी, ए का डी, तो आंसर हो जाएगा ए का सी जो है, ए का सी जो है वो इसी के बारे में बात करता है। आपको पता होगा भाग 4 ए में 51 ए में अलग से मौलिक कर्तव्य को पहले 10 जो है वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, बाद में फिर एक जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है उसको जोड़ा गया। आपको पता होना चाहिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब देश की रक्षा सुरक्षा सब का बात करता है। जैसे हम छोटा सा आपको एक एग्जांपल बता दें तो आप इसमें से सी जो है वह देश के लिए क्या बात करता है, तो संप्रभुता, एकता और अखंडता का बात करता है। डी जो है वह देश की रक्षा का बात करता है, देश की स्वतंत्रता में जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोग भाग लिए उनको प्रेरित करने वाले आदर्शों को बचाने का प्रयास करता है। आपको बी बात करता है। इस तरह से आप इसको लेके चल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना, आपको एक पहली बार संविधान में एक बहुत बड़ा केस हुआ, केशवानंद भारती केस, जिसके बाद ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, स्थापित करते हुए कहा गया कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है या हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसके प्रकृति में आधारभूत संरचना जो है उसको अनिवार्य कर दिया गया। तो ये केशवानंद भारती केस साल 1973 में, जो अभी तक का सबसे बड़ा बेंच माना जाता है, जो सबसे बड़ा न्यायाधीशों का एक बेंच माना जाता है, 13 जजों का बेंच बैठा था, जिसमें 7 और 6 का निर्णय दिया गया था, जिसमें इस बात का डिसाइड किया गया था कि जरूरत पड़ने पे संसद क्या कर सकता है, उसे अधिकार को कम कर सकता है, मौलिक अधिकार को। लेकिन ये अधिकार डिसाइड किस पे होगा, ये होगा सुप्रीम कोर्ट पे कि वो उसको क्या मानता है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर मांग लेगा तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। तो खैर चलते हैं, ये बात आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया केशवानंद भारती केस। बाकी अगर आपको बात करें कि रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ये 1950 का केस है, याद रखिएगा। ये कब का, 1950 का। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बात 21 का अनुच्छेद 21 के तहत बात करता है। ए.के. गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य का बात करेंगे तो ये आपको 1965 में संसद के जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधित करने को लेकर के ये बात किया गया। फिर सज्जन सिंह और क्या नाम है आपको, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का बात करेंगे तो विचार और अभिव्यक्ति से संबंधित ये चीज़ों का बात किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए लोकसभा का कार्यकाल कब तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब लोकसभा का कार्यकाल कब तक बढ़ाया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है आपको। तो अगर ये देश में क्या है, अगर आपातकाल की स्थिति है तो ऐसे देश का में आपातकाल की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार है ना, एक बार कहाँ गया, एक वर्ष में एक बार या एक बार में एक वर्ष यानी साल में एक जो है आप कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। ऐसा अभी तक 2 बार, मतलब 2 बार ऐसा हुआ है, मतलब 2 साल बढ़ाया जा चुका है। साल 1975 में जब क्या हुआ था कि संविधान संशोधन जब हुआ था तो आपको है ना 1 साल के लिए उसे बढ़ाया गया था। मतलब सॉरी, जब देश में क्या आया था, आपातकाल आया था, याद करिए इंदिरा गांधी के समय में, है ना। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति जो है प्रत्येक वर्ष में डैश द्वारा की जाती है। तो 1 सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा एक चलिए ठीक है, डन है। कहाँ पे थे हम लोग, हाँ। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक डैश वर्ष में डैश द्वारा की जाती है। तो प्रत्येक 5 वर्ष में, कहाँ पे गए आपको 5 वर्ष, तो चलिए 5 वर्ष तो सब में है। राज्य वित्त आयोग है ना, तो राज्य वित्त आयोग का जो जिम्मेदारी होता है वो राज्य सरकार का होता है, इसलिए इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या कर लेंगे, इसका आंसर आप ए कर लेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए एक बात कि जो अनुच्छेद है 243 का आई से लेकर के 243 के वाई तक में ये बात का जिक्र किया गया है। ये बात का जिक्र कर दिया गया है कि राज्यपाल जो है वह हर 5 वर्षों में इसकी नियुक्ति करेगा। राज्य
वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा, यानी राज्य सरकार, चूंकि मामला है तो राज्य सरकार का ही मामला होगा ना, ये तो राज्य सरकार करेगी, लेकिन ये नियुक्ति कौन कराएगा? राज्यपाल कराएगा। उद्देश्य क्या है? तो पंचायतों, नगर पालिकाओं का जो वित्तीय राशि है उसको क्या कर सके? समीक्षा कर सके। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रणाली में जिस किसी अन्य के पास उम्मीदवार से अधिक वोट प्राप्त होते हैं उसे निर्वाचित घोषित करे। बिल्कुल सही बात है। मान लो हमको 80 आया, आपको 81 आया, तो 81 वाला जीत जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा 50-50%, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये कथन तो सही है। जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत हासिल, नहीं, बहुमत मतलब हो गया 50% से अधिक, तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट एफपीपीटी में नहीं है। चुनावी मोड़ में जाने पर उम्मीदवार दूसरों से आगे रहता है, वही विजेता होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जो आगे रहेगा वही क्या होगा? जीतेगा। चुनाव की यह पद्धति भारतीय संविधान में निर्धारित नहीं है। नहीं भैया, निर्धारित है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का जो चुनाव होता है ना, गांव में मुखिया वगैरह का चुनाव होता है, इन सब में यही सब कॉन्सेप्ट काम करता है। इसलिए कह सकते हैं कि इसका आंसर 1 और 3 दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर आपको सी देखने को मिल जाएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है वह चाइल्ड मैरिज जो है रेस्ट्रेंट एक्ट जो है वो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? तो ये आपको 1929 में पास हुआ था, याद रखिएगा। 1929 ब्रिटिश जिस समय था उसी समय इसको पास किया गया था, और उस समय जो एज है उसको निर्धारित कर दिया गया, एज को निर्धारित कर दिया गया था 14 साल और 18 साल। अगर हम एज एग्जैक्ट डेट का बात करेंगे तो 28 सितंबर 1929 को जो है इसको ये लाया गया था। ये अधिनियम को शारदा अधिनियम भी कहते हैं, इसी को हम लोग शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। शारदा अधिनियम इसलिए क्योंकि हरविलास शारदा के नाम से ही इस प्रोग्राम को, या कह सकते हैं इस प्रायोजन को, लाया गया था। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं में सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? तो ये आपको हो जाएगा मंडल कमीशन, याद रखिएगा, मंडल कमीशन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। कौन आयोग? तो मंडल आयोग ने 27% रिजर्वेशन देने की बात की थी, सिफारिश की थी। उनका मानना था कि देश में ओबीसी की संख्या जो है लगभग 52% मानिए है, और उनको जो है रिजर्वेशन देने की बात की गई। बीपी मंडल, यानी बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिहार से ही ये बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया था? ये सिफारिश दिया था ताकि क्या हो सके कि शिक्षा के स्तरों को, या फिर समाज में लोगों की जो गरीबी के स्तर उसको बेहतर किया जा सके, इसलिए उन्होंने ये सिफारिश दी थी। हालांकि इनके रिकमेंडेशन बहुत बाद में माना गया, 92 में, आपको पता होगा, इसको लेकर के लंबा देश में आंदोलन भी चला। कई जगहों पर जो है कई तरह के आपको आगजनी या फिर अन्य कई हिंसक चीज़ों भी देखने को मिला। खैर, मंडल आयोग जो बना था ये 1979 में बना था, जनता पार्टी की जब सरकार थी तब, जिस समय मोरारजी देसाई थे, है ना, मोरारजी देसाई। चलिए, बाकी सरकारी आयोग ये तो पता होगा, 1983 में जो है वह केंद्र और राज्य के मजबूत संबंध करने के लिए राज्यपाल का संबंध है। बलवंत राय तो पढ़े हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं। कोठारी आयोग के बारे में आपको पता ही होगा। कोठारी आयोग जो है वो शिक्षा आयोग था, जो कि साल 1966 के आसपास में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? इनमें से कौन सा बिहार में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, चलिए हाँ, ये तो बिहार में आपको पता होगा। चंपारण का जो लोग चंपारण से बिलोंग करते होंगे उनको शायद ये बात पता होगा, और आपको ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि चंपारण जो है इसका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है टाइगर रिजर्व का बिहार में, है ना, टाइगर रिजर्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। उसके अलावा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, गजनेर भी नहीं है। भीमबाद, हाँ, ये मुंगेर में है ना, ये कहाँ पे है? ये आपको मुंगेर में देखने को मिल जाता है। और ये जो फेमस है वो किसके लिए? तो मीठे पानी के, गर्म पानी के झील के लिए। वहीं अगर बात करेंगे दुधवा का, तो आपको पता होगा दुधवा यूपी के लखीमपुर में है ना, यूपी के लखीमपुर में जो है वहाँ पर है, लखीमपुर खीरी है वहाँ पे। और ये गजनेर जो आपको देखने को मिलता है ये राजस्थान के बीकानेर में है। ये कहाँ है? राजस्थान जो है उसके बीकानेर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1 और 4। कहाँ है 1 और 4? ए नंबर, यानी यही आंसर हो जाएगा। अभिकथन, तमिलनाडु में तटीय क्षेत्र में सर्दियों में अक्टूबर में भारी वर्षा होती है। हाँ, सर्दियों में जब लौटता है मानसून, जब मानसून लौटता है तो तमिलनाडु के कोस्ट पर बारिश करवाता है। अगर हम भारत के मैप को आपको दिखाएं तो जब इधर से मानसून लौटता है तो ये लौटता हुआ मानसून क्या करता है? तमिलनाडु के कोस्ट पर भारी वर्षा करते हुए लौटाता है। बात तो ये सही है। यह वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून, इसी को उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये उसी की वजह से होता है जो कि बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करता है। ये बंगाल की खाड़ी है, उससे नमी ग्रहण करता है और यहाँ पे भारी वर्षा कराते हुए आगे निकलता है। तो बात तो बिल्कुल सही है, इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी करता है, बात सही है। देखिए, व्याख्या का सवाल ये रहता है ना कि ये जो कथन है ना, अभिकथन जो है उसको ये जो है जस्टिफाई कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ना उसको ये करेक्ट कर रहा है कि हाँ ये इस वजह से हो रहा है।
ये इसका कारण ये है ना। ऐसा हम बहुत सारा सेट लेके आने वाले हैं इस क्वेश्चन का। क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, नहीं ये तो गलत हो गया। क्षोभ मंडल सबसे ऊपरी परत बाह्य मंडल है ना, सबसे ऊपरी परत बाह्य मंडल है। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं इस तापमान, इसमें तो ऊंचाई पे तापमान घटता है, ठीक है, इसमें तापमान घटता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, हाँ ये बात सही है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। एक बात समझ लिया, क्षोभ मंडल सबसे निचला परत है और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 8 से लेकर के 16 किलोमीटर के आसपास में इसका क्या है औसत ऊंचाई। इसमें ऊंचाई बढ़ने पे तापमान घटता है, जब जब आप इसमें ऊंचाई पे जाते जाएंगे, धीरे धीरे ऊंचे पे जाएंगे तो तापमान क्या होगा, घटेगा। ओजोन में जाएंगे तापमान बढ़ेगा। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है कि ऊंचाई पर तापमान घटता है, और आपको पता होगा कि हर जो है 165 मीटर ऊंचाई जाने पर तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ह्रास दर कहते हैं, उसकी वजह से ये घटता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयला भंडार के लिए समृद्ध है? तो कोयला भंडार के लिए समृद्ध जो है ना, दामोदर नदी भी है, सोन भी है, महानदी भी है, सब है, ये सब हो जाएगा। दामोदर नदी आपको पता होगा, जिसमें आपको बंगाल, झारखंड, उड़ीसा का क्षेत्र देखने को मिलता है। फिर सोन नदी, महानदी, ये सब भी जो आपको उसी क्षेत्र में मिल जाता है। ये सब गोंडवाना वाला क्षेत्र है ना, सब क्या है, गोंडवाना का कोयला वाला क्षेत्र है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको उपरोक्त में एक से अधिक हो जाएगा। चंद्रमा के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा का प्रकाशित भाग आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है। बात तो चलिए ये भी 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या है। फिर उसके बाद क्या कहता है कि पूर्णिमा जो है, यानी पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा का प्रकाशित भाग का आकार दिन ब दिन क्या होता है, घटता रहता है, दिन ब दिन घटता रहता है। तो यानी कहने का मतलब क्या हो कि अमावस्या के बाद पृथ्वी पर दिखाई देने वाला चंद्रमा प्रकाशित भाग का आकार दिन ब दिन बढ़ता है। अमावस्या जब खत्म हो जाता है, दिन ब दिन ये सूर्य जो है, चंद्रमा जो है, धीरे धीरे वो बड़ा होते चला जाता है। पूर्णिमा के बाद दिखाई देने वाले चंद्रमा का प्रकाशित भाग धीरे धीरे घटता है। ये बात तो सही हो गया, दोनों सही है बात ना, दोनों का दोनों सही है। क्यों? क्योंकि एक चंद्रमा जब अमावस्या हो गया तो फिर अब चंद्रमा दिखना शुरू हो जाएगा, और जब पूर्णिमा हो गया तो फिर धीरे धीरे चंद्रमा क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी भारत के दक्षिणतम हिस्से में जो कि इक्वेटर के आसपास है, वहां पर आपको इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आंसर पश्चिमी घाट होगा। पश्चिमी घाट पे आपको इस तरह का वन देखने को मिलता है, क्योंकि इसका खासियत यह है कि यहाँ पर वर्षा भी अधिक होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर वर्षा जो है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पेड़ की लंबाई भी आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। बाकी क्षेत्रों में आपको पेड़ की लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन इन एरिया में आपको पेड़ की लंबाई भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। वर्षा चूंकि बहुत ज़्यादा होता है इस एरिया में, इसलिए आपको ये पेड़ की ऊंचाई भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। कौन सा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है? ध्रुव तारा किसको कहते हैं? तो भैया मेरे ध्रुव तारा जो कहते हैं वो पूर्वी तारा या फिर क्या नाम है, दक्षिण तारा, या इसको पश्चिम तारा, या उत्तर तारा। तो जो उत्तर तारा होता है, उत्तर तारा, उसी को हम लोग ध्रुव तारा, क्योंकि ये एक उत्तर दिशा में ही हमेशा उगता है, ऐसा माना जाता है कि इसका जो एक स्पेसिफिक जो है वो उत्तर की दिशा में है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि उत्तर के तारा के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो ये आप कर लीजिएगा। 10,022 मीटर की गहराई में पृथ्वी के महासागरों के सबसे जो गहरा बिंदु है उसका नाम क्या है? तो सबसे गहरा बिंदु जो है उसका नाम है आपको प्रशांत महासागर का मरियाना खाई जो है वो सबसे गहरा खाई है, ये याद रख लीजिएगा। इसकी जो गहराई है वो आपको पता हो 10,022 मीटर की गहराई है। लंबाई का बात करेंगे तो 25,050 मीटर जो है वो क्या है इसकी, किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। प्रशांत प्लेट जो है वो और फिलीपींस प्लेट है, उसके आपस में एक दूसरे से खींचने की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है, ये भी बात समझ लीजिएगा। और ये कहाँ पर है? तो आपको पश्चिमी एरिया देखने को मिल जाता है। तो और उसके बाद आ जाते हैं हिंद महासागर का जो जावा खाई है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सुंडा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? सुंडा ट्रेंच, जो कि 7,725 मीटर है। वहीं अगर अटलांटिक का बात करेंगे तो अटलांटिक की जो सबसे गहरी खाई है प्यूर्टो रिको खाई आपको देखने को मिलता है 8,000 समथिंग में है, ठीक है। उस तरह आर्कटिक महासागर का यूरेशियन बेसिन, इस तरह से ये सब आप देख सकते हैं। सूची को एक दूसरे सूची से मिलाना है। नीली क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, और आपको ये हो जाएगा नीली क्रांति मछली, पीली क्रांति आपको तिलहन, गोल क्रांति आलू, फिर इसके बाद स्वर्णिम क्रांति समर्ग बागवानी। देखिए कौन कौन सा है, ए का सी, देखो एक ही बार में आंसर निकल गया, सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मैग्लेनिया और लॉरेल जो है भारत में पाया जाता है, यह किस प्रकार का वन है? एक्चुअली मैग्लेनिया
लॉरेल, ओक, चेस्टनट्स, ये सब जो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि पर्वतीय वन है, जो पहाड़ी एरिया में देखने को मिल जाता है। तो ये पहाड़ी वन जो है ये आपको यहाँ पर आंसर दे देगा। क्या दे देगा? पहाड़ी वन। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1500 से आपको 3000 की मीटर की ऊंचाई पर ये वन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसका चंद्रमा सबसे अधिक है? तो भैया मेरे सबसे अधिक चंद्रमा शनि का है। सबसे अधिक जो चंद्रमा है वो किसका है? तो वो शनि का है, याद रखिएगा। सबसे अधिक चंद्रमा किसका है? शनि का है। अभी तक के ज्ञात के अनुसार जो है वो शनि का है, याद रख लीजिएगा सबसे ज़्यादा। उसके अलावा शनि का अगर बात करेगा, ज्ञात जो है वो 145-46 के आसपास जो है वो ज्ञात है टोटल। 95 जो है वो बृहस्पति का है, याद रख लीजिएगा। यूरेनस का जो है, जो आपको यूरेनस दे रहा है, उसका 28 है। अगर वहीं वरुण यानी प्लूटो का बात कर, नेपच्यून का बात कर रहा है ना, तो वो आपको क्या हो जाएगा? वो आपको 16 हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है वह आपको बृहस्पति अगर बात करेगा तो टाइटन, याद रखिएगा, टाइटन जो है वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो कि शनि का ही है। और गैमीडोड जो है बृहस्पति का, वो सबसे बड़ा जो है वो चंद्रमा है। पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो लगाया गया वो पटना में ही लगाया गया। पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो लगाया गया वो कहाँ पे लगाया गया? पटना में लगाया गया था। और पटना में जो ये लगाया गया था, इसका जो एरिया है वो 4400 मीटर में, आप पटना के साइंस कॉलेज की तरफ जाएंगे तो वहीं पर इसका क्षेत्र है। और 4 मार्च 2024 को जो है, 4 मार्च 2024 को जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने क्या किया था? डॉल्फिन केंद्र बनाया था। भारत और एशिया का माना जाता है ये एकमात्र डॉल्फिन केंद्र टाइप का। हुगली विकसित क्षेत्र संबंध में कौन सा सही है? ये हुगली नदी के किनारे है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं। कोलकाता शहर इसी के निकटता है, चलिए ठीक है। लूनी के निकट नहीं भैया, लूनी तो राजस्थान में है। लूनी कहाँ है? राजस्थान में है, तो ये तो गलत हो गया। या अरब सागर में गिरता है? नहीं भैया, ये जा करके आपको बे ऑफ बंगाल में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है, तो बंगाल की खाड़ी के निकट है, तो ये दोनों नहीं होगा ना, ए और बी हो जाएगा। ए और बी आपका किस में है? ए में है, इसलिए इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राकृतिक आवास भारत में नहीं पाया जाता है? तो कंगारू आपको पता होगा, इसका जो है आवास नहीं पाया जाता है, बाकी सबका आवास आपको मिल जाता है। कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्रों में आपको मिलता होगा, जानते भी होंगे। क्रिकेट जब खेलते तो आप क्रिकेट में एक टीम यूज करते हैं, कंगारू टीम। कंगारू टीम किसके लिए हम यूज करते हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उसका वो प्राकृतिक आवास वही है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर एक सींग वाले गेंडा का बात करेंगे तो भारत में असम में है। अगर हाथी का बात करेंगे तो हाथी आपको कर्नाटक, केरला या फिर तमिलनाडु या असम वाले क्षेत्रों में मिल जाएगा। एशियाई शेर का बात करेंगे तो इसका एकमात्र प्राकृतिक आवास जो है, प्राकृतिक आवास के तौर पे बात करें तो गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो है, तो ये आपका हो जाएगा। 29वें निम्नलिखित में कौन सा देश का मुद्रा का नाम रुपया है? रुपया भारत का है, नेपाल का है, बांग्लादेश का, बांग्लादेश को नहीं, लेकिन आप इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे वो ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? तो इसके ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो इंडोनेशिया रुपया है, याद रखिए। ये शब्द देखिए, रुपया, रुपया शब्द क्या है? इंडोनेशिया का है। नेपाल का रुपया, कंबोडिया का रियल, ये रियल वगैरह ये सब है ना, दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। और एक और बात समझिएगा कि इसकी राजधानी कहाँ है इंडोनेशिया का? पहले क्या था? जकार्ता था, आपको पता होगा। अभी क्या है? नूसंतार है। नूसंतार इसकी राजधानी है। और प्रोबो सुबियातो जो है वहाँ के राष्ट्रपति है। प्रोबो सुबियातो वहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत से संबंधित थे और ये कहाँ के थे? तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाएगा रामपुर से। कहाँ से हो जाएगा इनका संबंध? रामपुर से। ये बांसुरी वादक थे, याद रखिएगा, बांसुरी वादक थे। और इनका जो एक तरह से क्या कहेंगे, तो इनको एक मिनट समझिए इस बात को, इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सब से पुरस्कार से भी दिया जा चुका है। 1992 में इन्हें, 1992 में पद्म भूषण और उसके बाद पद्म विभूषण शब्द से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। 1992 में इन्हें क्या हुआ था? पद्म भूषण। और 2000 में इन्हें पद्म विभूषण के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, या इन्हें दिया गया। ये कहाँ के हैं? यूपी इलाहाबाद के। चलिए, आज का इतना ही क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन कंटेंट के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट आपके तक पहुंचा सके, ताकि आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इसी कंटेंट के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम फिर से आपके साथ अगले कंटेंट में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान की सफलता सीरीज में। तो अभी आदित्य सर की अनुपस्थिति में मैं ही आप लोगों को हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का हालांकि डिस्कशन कराने वाला हूं। तो इससे पहले सुमित सर ने अन्य सब्जेक्ट को कवर करा दिया है और फाइनली अभी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स देखेंगे। उसके बाद साइंस, रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन और इस सेट का 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इसमें
मैचिंग वाला है। निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे समाचार पत्र दिया है और यहाँ पे संपादक दिया है, तो इसको हमको मैचिंग कराना है। तो फ्री हिंदुस्तान किसका हालांकि समाचार पत्र था, किसने संपादन इसका किया था, तो ये किए थे तारकनाथ दास। अगर बात करें इंडियन ओपिनियन का, तो इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया था, खास करके अफ्रीका में 1903 में किया गया था। ठीक है, 1903 में। वॉइस ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी की थी, और वहीं बात कर लें बंगाली तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पत्रिका थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा सही हो जाता है, 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3 ये किस में है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आगे की बात कर लें यहाँ पे, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन ये 1920 में बम्बई में हुआ था। इस समय उसका नाम मुंबई है। ठीक है, उस समय उसका नाम बम्बई हुआ करता था। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष की बात कर लें, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय थे। ये इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रतिनिधित्व करने के लिए, यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में प्रतिनिधित्व करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 में। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अभिकथन और कारक दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों को संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। तो हालांकि ये जो महावीर स्वामी थे वो अपने उपदेशों में संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया था, चूंकि संस्कृत भाषा उस समय विद्वानों की भाषा हुआ करती थी, तो सभी को संस्कृत भाषा नहीं पता था, और जो महावीर स्वामी थे उनको आम जनता को उपदेश देना था, आम जनता को ज्ञान प्रदान करना था, तो उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया था, हालांकि प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, प्राकृत या इसी को कहें तो अर्धमगधी भाषा का प्रयोग किया हुआ था, संस्कृत नहीं किया था, ये विद्वानों की भाषा हुआ करती थी। बात करें जैन धर्म के 24वें तीर्थकर होने के नाते वे ब्राह्मणवादी परंपराओं को पुनर्जीवित करना चाहते थे, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी के विरोधी थे। ठीक है, ब्राह्मणवादी हो गया, कर्मकांड हो गया, वर्ण व्यवस्था हो गया, ये सबका विरोधी थे, तो ये भी गलत हो जाता है। इस तरह से अभिकथन और कारक दोनों गलत हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। आगे की बात कर लें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पे नहीं की बात की गई है, तो बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, एकदम सही बात है। दूसरा देख लेते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुआ था, तो मराठा के बीच नहीं हुआ था, ये हालांकि अकबर के बीच, अकबर का उस समय अकबर का ही संरक्षक हुआ करता था बैरम खां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैरम खां के बीच, यानी कि ये गलत हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। ये हुआ था 1556 ईस्वी में, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, ये एकदम सही है। हालांकि अकबर का जो सेनानायक थे उस समय अमर सिंह थे, मान सिंह थे। ठीक है, मान सिंह थे, तो ये भी सही है। हालांकि अकबर के ही सेनापति थे, वही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो ये सही हो जाता है, ये सही हो जाता है, लेकिन बी गलत है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही सही हो जाएगा। फिर आगे की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अलवार और नैनार भक्त मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये तमिल भाषा के थे। ठीक है, तमिलनाडु के। अलवार जो थे ये विष्णु भक्त थे, ये विष्णु भक्त थे, जिनकी संख्या 12 बताई जाती है। वहीं नैनार की बात करें तो ये शिव भक्त थे, इनकी संख्या 63 बताई जाती है। ठीक है, 63 बताई जाती है, जो दक्षिण भारत में, हालांकि इन्होंने इसका काफ़ी प्रचलन उस समय था। ठीक है, ये दक्षिण भारत के ही थे, सब के सब तमिलनाडु के। ठीक है, तो सही हो जाता है ऑप्शन ए। आगे की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
तो खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का संबंध किस देवता से है? खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का संबंध किस देवता से है? तो ये विष्णु से संबंधित है, ये विष्णु से संबंधित है। ठीक है, विष्णु जी से, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो उस समय चंदेल शासक हुआ करते थे। चंदेल शासक यशोवर्मन के द्वारा किया गया था 10वीं शताब्दी में। यशोवर्मन के द्वारा 10वीं शताब्दी में नागर शैली में था। ये भी पूछ देता है कभी कभी शैली, तो ध्यान रखिएगा ये नागर शैली में हुआ करता था। ठीक है, विष्णु मंदिर चंदेल शासक यशोवर्मन ने हालांकि इसकी स्थापना की थी 10वीं शताब्दी में। ठीक है, 10वीं शताब्दी में नागर शैली में था। नागर शैली पूछ देता है। आगे की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो अभिकथन और कारक है। इसमें कह रहा है अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो एकदम सही बात है। हालांकि मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में किया गया था, लेकिन उसके बाद जो हुमायूं था उसके शासनकाल में हालांकि मुगल साम्राज्य बिखर चुका था, तो पुनर्जीवित करने का काम और मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का काम जो किया था वो अकबर ने किया था, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। और अकबर ने प्रशासनिक और सैन्य सुधारों के माध्यम से साम्राज्य का स्थायित्व प्रदान किया। हालांकि ये भी सही है और इसी के कारण अकबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फिर बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य जैसे कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य जो थे उसमें एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? तो ये नाम था प्रजामंडल आंदोलन। ये उस समय के देसी रियासतों के खिलाफ, जो वहाँ के राजा महाराजा थे, उनके निरंकुश शासन के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया गया था। और एक वहाँ की जनता एक लोकतंत्र यानी उत्तरदायी सरकार स्थापित करना चाहती थी अपने लिए, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। 1927 में जाके ये अपना जोर पे आया था, एक तरह से कहें तो। आगे की बात करें तो किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी की जान बचाई थी? तो ये हो जाते हैं बतक मियाँ। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। जब ये चंपारण आए थे तो उस रात को जो ब्रिटिश नील बागान प्रबंधक था वो गांधी जी को अपने यहाँ खाने पे बुलाता है और खाने के उपरांत दूध में वो जहर मिला के गांधी जी को देना चाह रहा था। तो उस समय जो बतक मियाँ थे वहीं पे कार्यरत थे, उसी ब्रिटिश के घर कार्यरत थे। तो इनको पता था ये सारी बातें, तो इन्होंने ये बात गांधी जी को कह दिया और गांधी जी ने वो दूध पीने से मना कर दिया, जिससे उनकी जान बच गई थी। तो ये इस तरह से सही ऑप्शन क्या हो जाता है? बतक मियाँ। फिर आगे की बात कर लें तो कथन और कारक दिया हुआ है। कथन और कारक में यहाँ पे कथन क्या कह रहा है? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत में विभाजन हुआ। तो एकदम सही बात है। 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है, सूरत गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे यहाँ पे कांग्रेस दो हिस्सों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। वो क्यों बटा था? तो गरम दल जो था, गरम दल वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, वहीं नरम दल वो प्रशासनिक सुधार की बात कर रहा था। इन्हीं दोनों विचारों को लेके मतभेद हुआ और वहीं पे ये दोनों अलग हो गए। कारण नरमपंथी और गरमपंथी स्वराज की परिभाषा और आंदोलन के तरीकों को लेकर एकमत नहीं थे। तो ये भी सही बात है। इसीलिए तो इसी के चलते तो 1907 में विभाजन हुआ था। तो कथन भी सही है, कारक भी सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों आपस में मिल भी गए, जो गरम दल और नरम दल अलग हुए थे। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर से इनका कैचअप हो गया। आगे बात करें तो सूची यहाँ पे मिलान करनी है, तो कैसे मिला लेते हैं इसको? सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पे आंदोलन और घटना दिया है, यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, 1920 में। इसकी सबसे बड़ी घटना चौरी चौरा कांड थी। चौरी चौरा कांड थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ था।
ये हाईलाइट पॉइंट अगर बात करें तो दांडी मार्च था, दांडी मार्च। अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में। इसका हाईलाइटेड पॉइंट क्या था, तो करो या मरो। इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी में दिया था। हालांकि गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन पहली बार इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो हाईलाइटेड पॉइंट हो जाता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, 3-4-1-2 किस में है, तो 3-4-1-2 3-4-1-2 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नटराज किस हिंदू देवता की नृत्य आकृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो नटराज ये जो है शिव जी का तांडव वाला रूप दिखाता है, नाचती हुई कांस्य प्रतिमा जो है नटराज की मूर्ति वो दिखाता है, ठीक है। तो ये शिव जी से संबंधित है, शिव जी से। जो चोल शासक हुआ करते थे उन्होंने हालांकि ये नृत्य वाली जो नटराज मूर्ति थी इसको अपना राष्ट्रीय प्रतीक मानते थे, और तो उसी से संबंधित है। कभी कभी पूछ देता है कि ये जो क्या वो ये हिंदू देवता नृत्य आकृति वाला यानी जो ये किसके शासन में हुआ करता था, तो चोल के शासन में हुआ करता था नटराज की मूर्ति, ठीक है। नटराज की मूर्ति किसके शासनकाल का एक तरह से राष्ट्रीय चिन्ह था, तो ये चोलों का ही था। आगे बात करें तो चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना राणा सांगा के साथ मिल गए थे, ठीक है। तो बाबर ने अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़े थे, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया। इसी ट्रिक से याद किए होंगे आप लोग। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर, ठीक है। तो पानी से पानीपत का युद्ध हो जाता है, जो कब हुआ था 1526 ईस्वी में। खाना से हो गया खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध ये कब हुआ था, तो 1527 में, 1527 में। और इसी युद्ध की बात किया जा रहा है। ये युद्ध जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो राणा सांगा का सहयोग कर रहे थे चंदेरी के मेदिनी राय। हालांकि 28 वाला युद्ध जो हुआ था इन्हीं से हुआ था, इसी के चलते चंदेरी के मेदिनी राय, मेवाड़ के हसन खान और महमूद लोदी ये सब राणा सांगा के साथ लड़ रहे थे बाबर के खिलाफ, ठीक है। तो ये वाला खाना खाया, पानी पिया, च से चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चल दिया घर, घर से घाघरा, घाघरा का युद्ध ये 28 में हुआ था, 1528 में, ये 1529 में, 1530 में तो डेडे कर गया बाबर, है ना। तो ये 4 युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध लगातार वर्षों में लड़ा गया था। फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान मराठा मुगलों की संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती थी, ठीक है। तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, उस समय शिवाजी हुआ करते थे, इस पे एक मूवी भी बनी हुई है ना। तो ये औरंगजेब जो था इतना परेशान था कि ये 27 वर्षों तक इनसे संघर्ष करते हुए, ठीक है, मुगल शासक इनसे मराठा से संघर्ष करते हुए 27 वर्षों तक दक्षिण भारत में अपना जीवन बिताया हुआ था, ठीक है। इन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव डगमगा डाली थी मराठों ने, ठीक है। तो ये औरंगजेब के शासनकाल में हालांकि ये एक चुनौती था। फिर बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 के 1919 के उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही हो जाती है। तो मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद को निपटाने के लिए भूख हड़ताल हुआ। हालांकि ये तो खेड़ा आंदोलन हो गया 1918 वाला, तो ये तो गलत है, ठीक है। कोई भी राजा व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता था, तो ये भी इससे संबंधित नहीं था। ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे खत्म हुआ
तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसकी जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये एकदम सही हो जाता है। हालांकि इसका रिपोर्ट आया था तो उसमें जनरल ओ डायर, जिसने निहत्थों पे गोलियां चलवाई थी, उसके खिलाफ विरुद्ध में काफ़ी, इस रिपोर्ट में काफ़ी विरोध में बातें कही गई थी, लेकिन कोई सजा नहीं दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ जो जनरल उडायर था, जनरल उडायर, उसको मात्र और मात्र यहाँ से निष्कासित करके वहाँ पे भेज दिए थे अपने यहाँ। ठीक है, ब्रिटेन भेज दिए थे, बाकी कोई भी सजा इसको नहीं हुई थी। तो हालांकि ये जांच का कोई फायदा भी नहीं हुआ, कोई निर्णय भी हालांकि नहीं आया। ऑप्शन सी सही हो जाता है। मुद्रा के किसे शामिल किया जाए, यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ गया। मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है, तो देखो आरबीआई ने तरलता के आधार पे मुद्रा को चार रूप दिया है। ठीक है, जिसे हम लोग M1 कहते हैं, M2 कहते हैं, M3 कहते हैं, M4 कहते हैं। M4 तो M1 वाला हिस्सा है ना, उसी में इसके बारे में जिक्र है। ठीक है, मुद्रा को किसमें शामिल किया जाता है, तो मुद्रा को चलन मुद्रा और मांग जमा के रूप में शामिल किया जाता है। किसमें दिया है, तो M1 में ये कहा गया है। M1 वाला सबसे तरल प्रकार होता है, मुद्रा का तरल वाला रूप होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होता है तरल मुद्रा में, तो जो आम लोगों के यानी जनता के पास मौजूद नोट और सिक्के होते हैं वो शामिल होते हैं, और उनके द्वारा बैंक में जमा पैसे होते हैं जिसे जब चाहे वो निकाल सके, वो इसमें शामिल होते हैं। यानी कि ये सबसे तरल रूप होता है। तरलता के आधार पर ही इसे डिवाइड किया गया है। तरलता का सबसे सरल रूप ये होता है, उससे थोड़ा सा कठिन और सबसे कठिन। ठीक है, तो इस तरह से मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है, तो चलन मुद्रा और मांग जमा को शामिल किया जाता है। फिर बात करें तो पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे, तो विकास करना। हालांकि हर पंचवर्षीय योजना में एक में विकास निर्धारित किया गया था, तो ये सही हो जाता है। ठीक है, हालांकि किसी किसी में विकास को प्राप्त कर पाया और किसी किसी में नहीं कर पाया था, तो ये सही हो जाता है। आधुनिकीकरण को अपनाना, नए नए टेक्नोलॉजी अपनाना, ये भी इसका हिस्सा हुआ करता था। आत्मनिर्भरता की भी बात कही गई थी पंचवर्षीय योजना में, तो ये भी सही हो जाता है। लेकिन साहित्य नहीं है, साहित्य का कहीं जिक्र नहीं है पंचवर्षीय योजना में। तो हमारा 1, 2 और 3 सही है। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो 1, 2, 3 हमको लगता है किसी में नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। आगे की बात कर लें तो उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पाद वृद्धि में परिमाणित नहीं हो पाता है, तो ये हो जाता है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। इसमें देखो पूंजी तो काफ़ी अधिक लगाया जाता है, लेकिन उत्पाद जो होता है ना, उत्पाद वो काफ़ी लो होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है ना, तो अकुशलता होती है। अकुशलता, ठीक है, अकुशलता होती है, जिसके कारण काफ़ी पैसा लगाने के बावजूद भी उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिलता। तो इसी को यहाँ पे कह रहा है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, सही हो जाता है। आगे की बात करें तो योजना अवकाश की अवधि संबंधित है। तो योजना अवकाश की अवधि जो थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो 1951 से लेके 56 तक। दूसरा 56 से लेके 61 तक, और तीसरा 1961 से लेके और 66 तक था। ये 3 पंचवर्षीय योजना के चलने के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 2 युद्ध भी हुए। भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, कई जगहों पे सूखा देखने को मिला। तो ये सब कारण थे जिसके चलते चौथी पंचवर्षीय योजना आगे नहीं बढ़ सकी। 3 सालों तक 1 वर्षीय योजना चलाई गई थी। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, फिर 69 से लेके 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इसी समय भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति 1966-67 में ही MS स्वामीनाथन के द्वारा।
MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी इसी अवकाश के दौरान। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था, तो ये यही हो जाता है 1 वर्षीय 1966-67 के दौरान। आगे देख लेते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 50 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या है, तो RBI भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। तो एकदम सही बात है, यही मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है, महंगाई को कंट्रोल करती है, मुद्रा की आपूर्ति करती है। हालांकि बैंकों का बैंक इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये एकदम सही हो जाता है। दूसरा, यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति मनी सप्लाई को नियंत्रित करती है। देखो, जब मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है तो मुद्रा की सप्लाई होती है उसको नियंत्रित करने का काम यही करता है, और जब मुद्रा की कमी हो जाती है तो बैंकों को सस्ता लोन यही देने का काम करता है। यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को यही संभाले रखता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या भी ये कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मौद्रिक नीति निर्धारण इसी के माध्यम से तो होती है, मनी सप्लाई के माध्यम से, तो इसका ये व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं सूची 1 और सूची 2, यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ये किससे संबंधित है, तो अभी बताया है कि ये हरित क्रांति से संबंधित है जो 1966-67 में शुरू की गई थी। तो इसीलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा, वर्गीज कुरियन की बात करें तो ये किससे, दुग्ध से उत्पादन से संबंधित है, तो इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और बात करें MS नरसिंह राव, तो इनका संबंध मुख्य रूप से बैंकिंग सुधार से संबंधित है। 1991 से लेकर 1998 के दौरान इन्होंने बैंकिंग सुधार में काफ़ी योगदान दिया। और बात करें राजा चलैया, तो ये कर सुधार से संबंधित हैं, कर सुधार से। तो इस तरह से 3, 1, 2, 4 किसमें है, किसमें है, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन से कारण संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में सहयोग करता है। तो देखो, मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या होता है, तो मुद्रास्फीति के साथ साथ, मुद्रास्फीति के साथ साथ, ठीक है, मुद्रास्फीति के साथ साथ जब आर्थिक मंदी भी आ जाए, आर्थिक मंदी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति जनित मंदी, मुद्रास्फीति जनित मुद्री। इसमें क्या क्या हुआ है, होता है ये देख लेते हैं। सरकार खर्च में वृद्धि के कारण, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति का दबाव आता है, तो एकदम सही है। ठीक है, औद्योगिक उत्पाद में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती देखने को मिलती है, तो ये भी सही हो जाता है। औद्योगिक उत्पाद में गिरावट भी देखने को मिलता है, आर्थिक विकास में सुस्ती। कुल मांग यहाँ पे दिया है, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी आती है। भैया उस समय लोगों के पास पैसा भर भर के रहता है, तो यहाँ पे खर्च में कमी तो नहीं आएगी। ठीक है, उस समय वस्तुओं का अभाव होता है, प्रोडक्ट्स का अभाव होता है, उत्पादन का अभाव होता है, लोगों के पास पैसे का अभाव नहीं होता है, तो खर्च में कमी नहीं आती है, बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति तो यही है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी देखने को मिलती है। तो भैया निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी देखने को नहीं मिलती है, घरेलू मुद्रा वृद्धि के कारण यहाँ पे निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी देखने को मिलती है। तो ये भी एक तरह से सही हो जाता है। ठीक है, ये नहीं, ये गलत हो जाता है। मुद्रा, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, केवल 1 और 2 सही है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर आगे की बात कर लें तो परिमाणात्मक खास साख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी हो जाती है। देखो, आरबीआई कैसे नियंत्रण करती है, तो उसके 2 विधियां हैं। साख नियंत्रण, आरबीआई के साख नियंत्रण 2 तरीके से होता है। एक होता है परिमाणात्मक, ठीक है, एक होता है, ठीक है, दूसरा होता है गुणात्मक।
गुणात्मक शाख नियंत्रण, कहीं गलत तो नहीं लिखे, ठीक है। परिमाणात्मक और गुणात्मक शाख नियंत्रण। देखो परिमाणात्मक शाख नियंत्रण में जो शामिल होता है ना वो बैंक दर हो जाता है, बैंक दर भी इसमें शामिल होता है। परिवर्तनशील कोष अनुपात ये भी शामिल होता है, जिसमें SLR CSR ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। खुला बाजार परिचालन ये भी रहता है परिमाणात्मक में, लेकिन शाख राइजनिंग, शाख की राइजनिंग ऑफ, हालांकि कहें तो क्रेडिट, ये गुणात्मक शाख नियंत्रण है, ठीक है। गुणात्मक शाख नियंत्रण है, ये परिमाणात्मक शाख नियंत्रण में नहीं आता है। परिमाणात्मक शाख नियंत्रण में क्या क्या आता है, तो बैंक दर आता है, परिवर्तनशील कोष अनुपात आता है, जिसमें खास तौर पे CRR SLR, जो हालांकि CRR क्या होता है, तो बैंकों के द्वारा जो रुपए RBI के पास रखे जाते हैं वो हो जाता है। SLR क्या होता है, तो जो पैसे बैंक अपने पास ही आपातकालीन के लिए रखता है वो हो जाता है। तो ये सब शामिल होते हैं इसमें। खुला बाजार परिचालन होता है, ये भी शामिल होता है परिमाणात्मक में, लेकिन गुणात्मक में शाख की राशनिंग होता है, ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट होता है। हरित क्रांति से क्या दिया है यहाँ पे, हरित क्रांति से भारत में कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं, जो सर्वाधिक लाभान्वित हरित क्रांति से जो हुए वो हो जाते हैं पंजाब, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, ये लाभान्वित हुए थे हरित क्रांति। हरित क्रांति कब आया था, तो 1966-67 में ये आया था। इसमें हाई वैरायटी का बीज, यूरिया, ये सब उस समय हालांकि खेती के लिए यूज होना शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहीं पे ज़्यादा फायदा देखने को मिला। जो अमीर किसान थे पहले से, जिनके पास पैसे थे, खेती थी, उन्होंने पैसे और धन का उपयोग करके और काफ़ी अच्छे से इसका हरित क्रांति का फायदा उठाया और अपनी आमदनी को दुगुना चार गुना बढ़ाया, ठीक है। तो ये सही हो जाता है, बाकी इधर तो इसका असर देखने को नहीं मिला था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यहाँ दिया है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी कौन है, तो ये हो जाती है BSNL, ठीक है, BSNL, विदेशी संचार निगम लिमिटेड। ये 15 अगस्त सन 2000 को शामिल हुआ था, ठीक है। विदेशी संचार निगम लिमिटेड। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जैसे भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही ये अमेरिका का है। तो भारत का एक ही मात्र कंपनी, अभी तो है 2-3 है, लेकिन अब उस समय सबसे पहले शामिल होने वाला यही था, ठीक है। इसका नाम अभी बदल चुका है, अभी इसका नाम टाटा कम्युनिकेशन हो गया है, टाटा कम्युनिकेशन इसका नाम हो गया है। अब बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है, मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है, तो ये इसमें आयात देश, देखो मुद्रा का अवमूल्यन होता है ना, अवमूल्यन, तो इसमें देखो निर्यात घट जाता है और आयात बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अस्फीति होती है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। इसमें निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अस्फीति होती है। फिर बात कर लें तो भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है, तो यहाँ पे ये तो रक्षा विभाग से संबंधित है, ये विदेशी मंत्रालय, हालांकि ये राजनीतिक मामलों को ज़्यादा संभालती है, व्यापारिक मामलों को तो मुख्य तौर पे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ही संभालता है, तो इसी से संबंधित है, ठीक है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है, तो ये हो जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। गृह मंत्रालय तो अंदर की बातों को संभालती है, बाहर की नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और हमारा अभी का डिस्कशन समाप्त होता है, अभी जस्ट मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट में नए कंटेंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी में अगले क्वेश्चन से। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।
जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान की सफलता सीरीज में। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बिहार एसआई मेंस का सेट नंबर 5, जिसमें अभी साइंस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का क्या अर्थ हो जाता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ पूछ रहा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा होती है जिसका स्रोत प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक स्रोत होते हैं, और साथ में ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। तो ऐसे ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आ जाता है, यानी कि कोयला ऊर्जा इसमें नहीं आएगा, थर्मल प्लांट इसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए और डी हो जाएगा सही, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, 1 और 4 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर आगे की बात कर ले तो भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है। तो भौतिक रूप से हाइड्रोजन को भंडारित करने का हम लोग का तरीका दो होता है। ठीक है, एक तो संपीडित तरीके से, संपीडित, और एक तरल हाइड्रोजन के रूप में। दो रूप में भौतिक रूप से हम लोग हाइड्रोजन को भंडारित कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला दिया है हाइड्रोजन गैस के संपीडन से। ठीक है, और अगर बात कर ले रासायनिक रूप से, तो हाइड्राइड के रूप में रासायनिक रूप से इसको भंडारित किया जाता है। आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए क्या प्रयोग होता है, तो केवलर होता है। केवलर को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिंथेटिक भी कहते हैं, सिंथेटिक। प्रथम कृत्रिम रेशा पूछे तो नायलॉन हो जाता है। ओके, केवलर को ध्यान रखिएगा, सिंथेटिक फाइबर के रूप में कई बार लिख देता है। अभिकथन और कारक दिया हुआ है। अभिकथन और कारक को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभिकथन में दिया है परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो एकदम सही है। नाभिकीय बम जो होता है, तो इसके प्लूटोनियम हो, यूरेनियम हो, इसका एक बड़ा जो अणु होता है वो 2 छोटे अणुओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसके नाभिक के अणु बड़े अणु 2 छोटे अणु में विभाजित हो जाते हैं। सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तो ये भी सही हो जाता है। इसमें 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन के अणु मिलके एक बड़ा सा हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही हो जाते हैं, दोनों। लेकिन ये अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है, ये एक दूसरे से कुछ भी संबंध नहीं रखते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो ग्लोबल वार्मिंग में नाइट्रस ऑक्साइड भी करते हैं, मीथेन भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है। इसके अलावा जलवाष्प भी हो जाता है। जलवाष्प CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ओजोन हो गया, ओजोन। ये सब के सब क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस को कम करने के लिए बहुत सारे समझौते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में 1987 में हुआ था, ये ग्लोबल वार्मिंग से ही संबंधित था। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था जापान में, ये भी हालांकि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए ही हुआ था। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। भारत का 0 कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य जो है 2040 तक है। तो ये सब इसी से संबंधित हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मादा एनेफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठते हैं। तो जो मादा एनेफिलीज होती है ना, उस सतह के साथ 90 का कोण बना के बैठती है। ठीक है, लेकिन क्यूलेक्स जो होता है वो सतह के एकदम पैरेलल बैठता है, पैरेलल। ठीक है, तो यही अंतर है। ऑप्शन ए, अध स्तर के साथ एक कोण पर, यही अंतर हो जाता है मादा एनेफिलीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो वो हो जाता है लिम्फोसाइड, जिसे हम लोग WBC भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सर्कल्स कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है। एक होती है बी कोशिका और एक टी कोशिका। ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, एंटीबॉडी का। और ये संक्रमित कोशिकाओं को क्या करता है, तो नष्ट करता है। संक्रमित कोशिकाओं को टी कोशिका नष्ट करती है और बी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, RBC ये ऑक्सीजन का वहन करता है हमारे शरीर में। प्लाज्मा ये हालांकि ब्लड का ही हिस्सा हो जाता है। प्लेटलेट्स का क्या काम है, तो रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है ये। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सा तारा
इलेक्ट्रॉन गैस के दाब के अंतर्गत रहता है, तो इलेक्ट्रॉन गैस के दाब के अंतर्गत आ जाता है श्वेत वामन। ये तारों के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाता है, ठीक है। तारों का निर्माण का चक्र अगर देखें तो धूल और कण मिलके क्या बनाते हैं, तो नेबुला बनाते हैं। नेबुला शुरुआती तारों का निर्माण का चक्र देखें तो शुरुआती दौर में धूल, हवा, गैसेज यानी गैस और धूल कण मिलके नेबुला का निर्माण करते हैं। दूसरा चरण हो जाता है जिसमें ये अपने जवानी पे रहता है, तो उसे स्टार कहते हैं, तारा कहते हैं, ठीक है। जो वास्तविक रूप अभी जो दिखता है तारों का, जैसे सूर्य ही भी एक तारा है, तो ये दूसरा चरण होता है। ये सबसे लंबा अवधि इसी का होता है। उसके बाद तीसरा चरण आता है। तीसरा चरण में ये बुढ़ापे के दौर से गुजर रहे होते हैं, तो इन्हें लाल दानव कहते हैं, लाल दानव, ठीक है। इसके बाद ये दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। जो कमजोर द्रव्यमान वाले तारे होते हैं वो आगे चल के वही बनाते हैं श्वेत वामन। श्वेत वामन जैसे हमारा अभी वर्तमान में जो सूर्य है वो इसी का एग्जाम्पल है। ये कम द्रव्यमान वाला है, लेकिन अधिक द्रव्यमान वाले जो तारे होते हैं वो यहाँ से डिवाइड होके क्या बनते हैं, तो सुपरनोवा। जैसे सुपरनोवा विस्फोट होता है, विस्फोट, तो न्यूट्रॉन तारे बनाते हैं या ब्लैक होल बनाते हैं। तो दो रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। कमजोर द्रव्यमान वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्वेत वामन, और मजबूत द्रव्यमान जिसका अधिक द्रव्यमान होता है वो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारा के रूप में न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, ठीक है। तो श्वेत वामन हमारा सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन तारा वो अधिक द्रव्यमान वाला, ब्लैक होल वो भी अधिक द्रव्यमान वाला हो जाता है। आगे कह रहा है एक छोटा कार को बड़े कार की तुलना में किस प्रकार जल्दी गति दिया जा सकता है, तो ये द्रव्यमान के कारण होता है, द्रव्यमान के कारण। न्यूटन के गति का सेकेंड लॉ कहता है F बराबर ma। देखो फोर्स दोनों पे सेम लगाया जा रहा है, छोटा कार पे और बड़ा कार पे, लेकिन जिसका मास अधिक होगा यानी द्रव्यमान हो अधिक होगा उसका क्या होगा, एक्सीलरेशन कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये द्रव्यमान पे निर्भर करता है इसकी गति यानी त्वरण। आगे देखते हैं अभिकथन और कारक। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, एकदम सही बात है। लोहे पे जंग कैसे लगता है, तो वहाँ पे नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे पे जंग लगता है, ठीक है। जंग लगने के बाद लोहे का भार बढ़ जाता है, ये भी सही है। लोहे के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु भी उसमें समाहित हो जाते हैं जिससे इसका वजन बढ़ जाता है। दोनों एकदम सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोहे पर जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया है और ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं बता रहा है, ये केवल बता रहा है कि वजन बढ़ जाता है। तो ये इसकी व्याख्या कहाँ कर रहा है। ऑप्शन ए नहीं सही होगा, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उसके पास समान क्रिस्टलीय संरचना होता है, तो नहीं भैया, हीरे का क्रिस्टलीय संरचना चतुष्फलकीय होता है, ठीक है, और ग्रेफाइट परत दर परत होते हैं। इसका क्रिस्टलीय संरचना सेम नहीं है, उसके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, तो ये भी सही नहीं है। हीरा प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक कठोर पाए जाने वाला पदार्थ है, ठीक है, हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, और ग्रेफाइट जो होता है ये तो नरम और मुलायम होता है, ठीक है। उसके पास समान डिग्री की कठोरता नहीं है, उसकी विद्युत चालकता समान होती है, तो भैया हीरा जो है ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, तो कवक पौधों में देखो, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वो क्यों नहीं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इस कारण से नहीं बनाते हैं क्योंकि ठीक है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, पर्णहरित शैवाल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसके चलते ये अपना स्वयं भोजन नहीं बना पाते, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है।
ठोसों को उसके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर डैश डैश रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ठोसों को मुख्य दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है, क्रिस्टलीय हो जाता है और एक अनाकार हो जाता है। क्रिस्टलीय जैसे हीरा और नमक हो गया, ये क्रिस्टलीय हो जाते हैं। वही अनाकार की बात करें तो अनाकार में क्या आ जाता है, तो भैया ये कांच आ जाते हैं। कांच हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब अनाकार में आ जाते हैं। और क्रिस्टल में क्या होगा, हीरा और नमक। आगे देखते हैं अभिकथन और कारक देख लेते हैं। अभिकथन और कारक में क्या कह रहा है, तो अभिकथन में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। एकदम सही बात है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक दूसरे की आवाज़ इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि यहाँ पे होता है निर्वात, और निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। ध्वनि को चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में ध्वनि चल सकती है लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, ये भी सही है। और देखो ये इसकी सही व्याख्या भी कर सकता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में आवाज़ नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती और अंतरिक्ष में निर्वात ही होता है। तो ये एक दूसरे से संबंधित है और व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अभिकथन हमारे शरीर में शिराएं हमेशा शुद्ध रक्त लेके जाती हैं। तो भैया शिराएं हमें सभी शिराएं शुद्ध रक्त नहीं लेके जाती है। फुफ्फुस शिरा केवल शुद्ध रक्त लेके जाता है, तो ये गलत हो जाता है। फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त लेके जाता है, तो ये सही हो जाता है। यानी कि 8 सही है और डी ये गलत है और डी सही है। आगे की बात कर लें तो किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं, तो किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को, देखो भौतिक राशि के अंकीय मान को हम परिमाण कहते हैं। परिमाण क्या होता है, जैसे 10 kg, इसमें परिमाण जो है ना वो 10 है, अंकीय मान यही है, ये क्या हो जाता है, तो परिमाण हो जाता है। ठीक है, परिमाण हो जाता है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायु में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसे आर्द्रता कहते हैं, यानी हाइग्रोमीटर से इसको मापा जाता है। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। फिर नेक्स्ट देखें हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है, तो पहला ही तत्व हो जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम या ट्राइटियम उसी को कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आतिशबाजी में हरा प्रकाश पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, तो हरा के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है बेरियम। ठीक है, सोडियम पीला के लिए जिम्मेदार होता है, पीला के लिए। कभी कभी लाल पूछ ले, लाल स्ट्रांसियम जो होता है, स्ट्रांसियम, ठीक है, ये जिम्मेदार होता है लाल के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सूची में मिलान कर लेते हैं। तो सूची में देखो अमीटर से क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। तो इस तरह से 1 का 3 ऑप्शन बी में है, यही सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी में, बाकी 1 का 3 किसी में नहीं है। और मिला लीजिए, बाकी वही मैच करेंगे। तो अब ध्यान रखिएगा, सापेक्ष आर्द्रता वायु में कितनी नमी है उसको मापने के लिए होता है। वायुमंडलीय दाब देखो, वायुमंडलीय दाब में खास करके देखना, जब बैरोमीटर जो होता है उसका जो रीडिंग पॉइंट होता है वो अचानक गिर जाए तो उस समय तूफानी मौसम का संकेत रहता है, और धीरे धीरे ऊपर उठता है तो साफ मौसम का संकेत रहता है। ये सब भी पूछा जाता है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, तो सूची 2 का मिलान कर लेते हैं। विटामिन ए रेटिनाल हो जाता है। विटामिन बी थायमिन हो जाता है। सी एस्कॉर्बिक एसिड। डी कैल्शियम हो जाता है। यानी कि 3 4 1 2 किस में है, 3 4 1 2 ऑप्शन ए में ही है। ठीक है, 3 4 1 2 ऑप्शन ए में हो जाते हैं। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं है, तो कैल्शियम का कार्य नहीं है तो कैल्शियम देखो यह पाचन में सहायक नहीं होता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, स्वस्थ हड्डी और दांतों के लिए जिम्मेदार है और मांसपेशियों को सिकुड़ने में भी मदद करता है। ये सब कैल्शियम का काम है, लेकिन पाचन तंत्र में कैल्शियम का कोई काम नहीं। सूची 1 का सूची 2 से मिलाते हैं। ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन।
अग्न्याशय से इंसुलिन स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स है, और थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, और अधिवृक्क यानी एड्रिनल से एड्रिनेलिन हार्मोन्स का निर्माण होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में है भैया, 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन ए में ही है, 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3 ऑप्शन ए में है। फिर आगे देखते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या कह रहा है, तो 6 और y अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, जहां y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। y कितने संभावित मान हो सकता है, देखो यहाँ पे 100 अभाज्य दिया हुआ है, तो 100 अभाज्य मतलब वही संख्या हो जाती है जिसका HCF 1 होता है। तो 1 वाला HCF किसका हो जाता है, तो जो अभाज्य संख्या 1 2 3 5 7 11 13 17 19 ये हो जाता है। तो क्या ये सभी के सभी यहाँ पे कोई भी रह सकता है, तो नहीं, कोई भी नहीं रह सकता। देखो 6 जिसका गुणज है वो नहीं हो सकता, ठीक है, तो 6 का गुणज 2 और 3 दोनों है, तो ये नहीं हो सकता। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 हो सकते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल इतना है, तो यदि दोनों संख्याओं का अंतर इतना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन से ही कर लेंगे। देखो 16 3 48 और 16 में से 3 घटा दें तो 13, यही ऑप्शन सही हो जाता है, बाकी मैच नहीं करेगा, इजी ही है। आगे देखते हैं, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि अमिता 360 रुपये में 1.5 किलोग्राम कम चीनी खरीदने के लिए मजबूर है, तो निम्नलिखित निष्कर्ष को पढ़ें। सिंपल तरीका है, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है, जिससे अमिता 1.5 किलो कम चीनी खरीद पाती है। कितना में, तो 365 में। तो यहाँ पे इसको देखो, वर्तमान मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य निकालते हैं पहले, तो 360 जितना परसेंटेज रहता है उतना बटे 100 गुणे जितना मात्रा रहता है 1.5, इसको कट करेंगे तो हमारा वर्तमान निकल के चला आएगा। 25 चौको 100, 4 9 36 और इसे 1.5 से काटेंगे तो ये 60 से हो जाएगा, यानी वर्तमान कीमत हो जाएगा 60 रुपया। ठीक है, 60 रुपया। और 60 रुपया बढ़ा हुआ कीमत है, तो ये मूल कीमत कितना हो जाएगा, तो 100 बटे 125 कर देंगे, क्योंकि 25% ही बढ़ा है, तो 125 60% के बराबर है। अब देखो ये 5 बार में, ये 4 बार में, ये 12 और 12 चौको 48। ठीक है, यानी मूल कीमत 48, बढ़ा हुआ कीमत 60 है, तो मूल कीमत प्रति किलोग्राम 48 सही है और बढ़ा हुआ कीमत 60 सही है, यानी 1 4 सही हो जाएगा। तो किस में है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आगे देखते हैं, इसको सब अनुपात में, मात्रा अनुपात में चेंज करके मैचिंग कराना है। देखो 7 मीटर और 56 सेंटीमीटर, 7 को सेंटीमीटर में चेंज करें तो 756 हो जाएगा। 7 वटे यानी ये 2 बार में, ये 25 बार में, इसका 25 दो कौन सा है, तो इसका एक का हो जाएगा 3। 5 किलोग्राम 250, 5 किलोग्राम को ग्राम में बदलें तो ये हो जाएगा, और 250 ग्राम पहले से दिया है, कट करें 25 दूनी 50, यानी 20:1 हो जाएगा। 20:1 किस में है, तो भैया 1 में है, तो इसका ये हो जाएगा। 2 घंटा और 1500 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट होता है, 1500 मिनट से रेशियो निकाल लेते हैं, ये कट गया 12 12 12 6 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 6 25, 2 25 रेशियो आ जाता है, तो 2 25 किस में है, तो इसमें है, बाकी बचा ये हो जाएगा, निकाल के देख लेना, यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कौन मैच करेगा एक का, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, यदि 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 किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है, संख्या x मानते हैं, इसका 1/4 दिया है, 1/4, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3, 2/3 कितने के बराबर है, तो 32 है। अब कट कर लो, 16 16 3 48, 48 चौको 192। ठीक है, 192 सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन हमारा। 86 नंबर क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है, ठीक है,
और वे इतना इतना के अनुपात हैं, तो इसमें 4 अंतर है, 4, और संख्या में 52, यानी 1 13 के बराबर है, 13 के बराबर है ना। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या तो 7 है बड़ी संख्या, तो 13 से 7 को गुणा कर देंगे तो 91 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। ये अनु हो गई, ये बिन्नी हो गई। क्या कह रहा है कि अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है, तो ये 4 गुना है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो अनु अकेला उस कार्य को कितने दिन में। तो देखो संयुक्त इनका क्षमता देखें तो 5 हो जाएगा, और गुणा कर दें 12 से तो टोटल हो जाएगा 60, ठीक है। अब अनु का निकालना है तो 60 बटे ठीक है 60 बटे 4 है ना, अनु का हम 5 लिख रहे हैं, बार बार 4 लिख देंगे तो 15 दिन में अनु कर लेगी। अगर वहीं बिन्नी का निकालता तो बिन्नी का रेशियो 1 है क्षमता, तो 1 से यानी 60 दिन में बिन्नी कर पाती, लेकिन यहाँ किसका निकालना है, अनु का, तो अनु का 15 है, ठीक है 15 है, जैसे 4 से डिवाइड कर दिए ना तो 15 हो गया। आगे देखते हैं, पाइप ए एक टैंक का 50% 4 घंटे में भर सकता है, यानी 100% 8 घंटे में भर देगा। और पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में पाइप बी भर सकता है, ठीक है। यदि दोनों पाइप को एक समय में खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा, तो इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का 24 हो जाएगा एलसीएम, 8 3 के 24 और 12 दूनी 24, यानी कि 24/5 सही आंसर हो जाएगा। इसको घंटा में चेंज करें तो 5 चौक 20 और 4/5 यानी 48 मिनट, ठीक है। 4 घंटा 48 मिनट सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 100 मिनट में 20 मीटर प्रति मिनट की गति से चल रहा है, और 50 मिनट के लिए 70 मीटर प्रति मिनट की गति से चल रहा है, तो उसकी औसत गति क्या है। तो देखो मीटर प्रति मिनट, 100 मिनट चल रहा है और 1 मिनट में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो टोटल कितना चल दिया 2000। और ये 50 मिनट चल रहा है और 1 मिनट में 70 मीटर चल रहा है, तो 50 मिनट में 7 × 5 = 3500 मिनट चल लेगा। 0 0 3 5 3 यानी 5500, ठीक है 5500 आ गया, 5500 दोनों का संयुक्त। अब देखो उनकी औसत चाल 100 और 50 150 मिनट में, 150 मिनट में ये चल रहे हैं 5500 बटे 150 कर देंगे तो औसत निकल गया। अब इसे कट कर दो, 1 0 से 1 और 5 3 15 और 5 11 यानी 110/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो 110/3 नहीं है, इसी को 110 कर लो, ठीक है 110/3, क्योंकि बटे 3 इसी में ही है, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हल्का है। चलो, एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि वार्षिक साधारण ब्याज दर 2% अधिक होती है तो इन 4 वर्षों में निवेशित धनराशि पर 640 रुपये अधिक ब्याज मिलते हैं। तो देखो निवेशित राशि क्या है, तो निवेशित राशि निकालने का सिंपल तरीका है 640 है ना, 640 कितना वृद्धि हो रहा है। अब 4 वर्ष के लिए 2% अधिक दर पे, तो टोटल हो गया 2/4 गुणे राशि हो जाता है 100%। अब कट कर दो, हमारा आंसर आ गया 4 दूनिया 8, 8 8 64, 2 0 इस पे लगा दो, 8000 सही आंसर, 8000 ऑप्शन सी में दिया हुआ। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महिला, अब रीजनिंग आ गया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है, यानी इसकी बहन की बेटी हो जाएगी, राजन की बहन की बेटी हो जाएगी। तो राजन की बहन की बेटी उसकी भांजी या भतीजी, ठीक है भांजी होगी। आगे देखते हैं, इसमें बहुत इजी है 16 सी को क्या रखेंगे, सी को गुणे कर देंगे 7, ठीक है। ए दिया हुआ है तो ए का प्लस हो जाएगा, प्लस कितना है 5, और बी का कितना दिया है -11,
अब इसको सॉल्व करो। 16 सत्ते 112, 112 प्लस 17, 17 में से 11 घटा 106 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 106 आंसर आ जाएगा। 106 किस में है? बी में है। आगे देख लेते हैं। आगे बेमेल को चुने तो देखो भैया पारा बेमेल हो जाएगा, क्योंकि तीनों के चारों धातु तो हैं, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है, बाकी कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में नहीं रहता। तो कमरे के तापमान कितना होता है? तो 25 अंश सेल्सियस होता है। ये वैज्ञानिक पैमाना है। ठीक है, 25 अंश सेल्सियस। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। इसको चला देते हैं उत्तर की ओर, यही उत्तर है 10 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं ये हो गया, बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला देते हैं। ठीक है, फिर वह फिर से बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर यानी सीध में आ गया। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो शुरुआत बिंदु ये है और यहाँ तक है, तो 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4 किलोमीटर सही ऑप्शन। आगे देखते हैं। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष कैसे कर लेंगे? तो देखो भैया कथन और निष्कर्ष में सभी पेन पेंसिल हैं, ये पेन हो गया और सभी पेन, ये पेन हो गया और पेंसिल को सी करते हैं। ठीक है, कहेंगे पे न करेंगे, हाँ सेम हो जाता है। कुछ पेंसिल रबड़ है, कुछ पेंसिल ये रबड़ है। क्या कह रहा है? सभी पेन पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल रबड़ हैं। तो सी वाला पेंसिल माने थे, तो ये रबड़ हो जाएगा, कुछ रबड़ हैं। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ पेन रबड़ हैं, कुछ पेन रबड़ तो नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कुछ रबड़ पेंसिल है, एकदम कुछ रबड़ पेंसिल है, ये वाला हिस्सा है ना। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि 1 जनवरी 2023 को रविवार था, 1 जनवरी 2023 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? तो देख लो भैया सेम सेम सेम, बीच में लीप वर्ष आ गया, माने 29 तारीख वाला फरवरी आ गया, तो 2 दिन बढ़ जाएगा, एक साल में 2 दिन बढ़ जाएगा। अब फरवरी नहीं आया तो नहीं बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा। ठीक है, तो 23 जनवरी को रविवार है, 1 जनवरी को रविवार है, सॉरी 1 जनवरी को रविवार है और 1 जनवरी 2024 पूछ रहा है, तो 1 साल बढ़ रहा है, 1 साल। बीच में 28 वाला ही फरवरी आ रहा है, जनवरी 2023 वाला ही, 29 वाला नहीं आ रहा है, तो सिर्फ 1 दिन बढ़ेगा, यानी रविवार के बाद सोमवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कई बार बताए हुए हैं, यहाँ देख लेते हैं। अब ये तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तार्किक क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे भैया? तो देखो दवा, बीमारी, स्वास्थ्य लाभ, डॉक्टर, अस्पताल, कैसे कैसे कैसे? तो सबसे पहले तो बीमार होंगे, तो 2 वाला सही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जब बीमार होंगे तो अस्पताल जाएंगे। ठीक है, 5 वाला हो जाएगा, 5 वाला तो यही है, ऑप्शन बी ए में पकड़ा गया। और उसके बाद बीमार के बाद डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर दवा देगा और दवा के बाद स्वास्थ्य लाभ होगा, तो ऑप्शन बी ही सही हो जाता है। आगे देखते हैं 98 क्या कह रहा है। 98 कह रहा है हमारा 40 छात्रों की कक्षा में राहुल का स्थान ऊपर से 15वां है, तो उसका स्थान नीचे से क्या होगा? 40 छात्रों की कक्षा में राहुल का स्थान ऊपर से 15वां है, तो देखो ऊपर से 15वां है। ठीक है, तो बाकी इधर कितने बचे? 25 बच गए। 25 तो इसके बाद है ना, अब इधर से देखा जाए तो 25 के बाद इसका नंबर आ रहा है, यानी 26वें नंबर पे ये आएगा। तो ध्यान रखना 26वें नंबर पे होगा पीछे से इसका स्थान। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयां घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? तो 4:20 बना लेते हैं, 12, 6, 3, 9। अब यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 5 बजेगा, तो यहाँ पे 4 बज रहा है। देखो 4:20। अब देखो यहाँ से यहाँ तक होता है 90 कोण, 1 घंटा में होता है 30 कोण। ठीक है, 1 घंटा में 30 अंश होता है, 30 अंश होता है, तो 30 अंश। अब देखो 4 बजे यहाँ बोल रहा है 4 बजकर, तो 4 बजे तो सेम 4 बजे यहाँ घंटे की सुई रहेगी, लेकिन 20 मिनट जब आगे बढ़ेगा सुई, तो 20 मिनट बढ़ेगा, तो मिनट वाला तो सेम इस लाइन पे आ ही जाएगा, लेकिन घंटा वाला थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? तो भैया उसी हिसाब से 1 घंटा में होता है, यानी टोटल यहाँ से यहाँ का कोण हो गया 30,
बढ़ रहा है कितना 20, कितना घंटा होता है, 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट, तो 1 घंटा बढ़ेगा तो 30 डिग्री बढ़ेगा, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना, काट कर लेते हैं, 30 दूनी 60, 10 10 10 ही बढ़ रहा है, 10 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्या कह रहा है, तो एक वर्ग के भीतर 2 विकर्ण खींचे गए हैं और भुजाओं के मध्य बिंदुओं को भी मिलाया गया है। तो अब देखो, अब तो क्वेश्चन का मॉडल ही चेंज कर दिया है इसमें। देखो पहले तो चित्र बना के देता है, अब कह रहा है कि तुम ही चित्र बनाओ, तुम ही काउंट करो। एक वर्ग के भीतर 2 विकर्ण खींचे, एक वर्ग है ये, 2 विकर्ण खींच देते हैं, ठीक है, और भुजाओं के मध्य बिंदुओं को भी मिलाया गया है, तो मध्य बिंदु को मिला दिए, हो गया। इसमें कुल कितने त्रिभुज हो गए हैं, तो अब देखो त्रिभुज गण लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 13 14 15 16, टोटल 16 बन रहा है। काउंट करके देख लेना, 16 इज अ करेक्ट आंसर। इस तरह से सेट नंबर 5 हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।